जैन, हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर चल रहा था और हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की जब स्टार्टिंग की थी तो सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में समझा था, है ना, कि केमिकल रिएक्शन हमें कब पता चलता है कि हाँ रिएक्शन हो रही है। तो उससे रिलेटेड हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। जब हमें बताता है कि हाँ अगर मान लो कि कहीं गैस इवॉल्व हो रही है तो हमें पता चलता था। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था कि अगर मेटल कभी भी अगर मान लो कि किसी भी एसिड के साथ जाएगा तो वो आपका वो सॉल्ट तो बनाएगा उस एसिडिक वाले सॉल्ट के साथ, लेकिन उसके साथ साथ वो आपका H2 गैस भी निकालेगा। तो इसमें हमने CO2 गैस के बारे में भी देख लिया था। फिर इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में लेने के बाद फिर मतलब क्या कहते हैं कि हमने मतलब स्टेट चेंज का भी देखा था। हमने मतलब क्या कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज का भी देखा था। और एक चेंज और था जो कि था तुम्हारा कलर चेंज, है ना। हमने इन चीजों को लेकर हमने पता लगा लिया था कि यार मतलब क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही तो जनरली इतनी चीजें तो पाई जाती हैं चाहे जो हो जाए, ठीक है ये। फिर उसके बाद फिर हमने देखा था कि यार अगर मान लो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिख रही हैं तो उनको हम राइट कैसे करेंगे। तो फिर हमें पता चला था कि यार पहले तो हमें स्टेटमेंट बोलना आना चाहिए कि हाँ अगर मेटल कभी भी एसिड में जाएगा तो वो मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो ये क्या था, ये हमारा एक स्टेटमेंट था। फिर इसी स्टेटमेंट को हम लोग वर्ड इक्वेशन में लिखना सीखे थे कि इसको वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, क्योंकि कुछ नहीं था। ये जो हमने लिखा है ये क्या है, ये एक तरीके का वर्ड इक्वेशन ही है। अब अगर मान लो कि हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो फिर उसके लिए फिर हमें ये मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूले क्या होंगे, सिंबल क्या यूज होगा, है ना। ये सारी चीजें, सिंबल, फॉर्मूले, इट गिव्स का साइन का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है ना। अगर मान लो कि गैस है तो ऐसे सिंबल बनाएंगे, अगर प्रेसिपिटेशन है तो ऐसे सिंबल बनाएंगे। इंफॉर्मेशन को और बेटर करने के लिए फिर हमने फिजिकल कैसे लिख सकते हैं उसका, सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में या फिर एक्वस के फॉर्म में। अगर मान लो कि हीट एक्सचेंज हो रही है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, दोनों केस में हम लोग प्लस हीट या हीट एनर्जी या केवल हीट, बस ये होता था कि अगर मान लो कि एक्सोथर्मिक है तो फिर हम लोग बोलते थे कि इट गिव्स पे मतलब कि हम लोग प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो कि अगर कहीं हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक है, तो फिर हम लोग मतलब उसको क्या कहते हैं कि रिएक्टेंट साइड लिखते थे। तो अभी तक हमने मतलब क्या कहते हैं थ्रू आउट चैप्टर में मैक्सिमम सारी चीजें हमने समझ ली है। अब क्या है कि अब हम इन्हीं सारी रिएक्शन को कुछ टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पूरे चैप्टर में कुछ टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, कुछ हमें कॉमन चीजें देखने को मिलेंगी। तो अब अगर हमारा अगला टॉपिक अगर इस चैप्टर का है तो वो यही है कि अब हम पढ़ें कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, है ना ये। तो जनरली तुम्हारे उसमें 5 टाइप की रिएक्शंस के बारे में बताया गया। सबसे पहला कौन सा, जो कि है तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है तुम्हारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको दूसरे नाम से कुछ लोग मतलब क्या कहते हैं एडिशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है तुम्हारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज का हमारा टारगेट यही है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझे, और इसकी जितनी भी रिएक्शन हम लोग थ्रू आउट पढ़ सकते हैं कि ताकि जो हमारे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 सब में ही आ जाए, उस हिसाब से हम लोग मतलब लगभग लगभग कर लेंगे ये। फिर उसके बाद जो तीसरी रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं वो होती है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर चौथी रिएक्शन होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझना है तो हमें पहले रिएक्टिविटी सीरीज समझना होता है। तो कल हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज समझेंगे। और फिर जैसे ही चारों टाइप की रिएक्शन हो जाएगी तो फिर 5 टाइप की रिएक्शन आती है। पांचवी जो होती है रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिडॉक्स रिएक्शन में फिर हम लोग सब देखेंगे, है ना, कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है ना, या फिर तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन में ये सारी रिएक्शन कौन सी होती है। तो पहले मेरे को बताओ, जो कैटेगराइजेशन में चैप्टर का इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ है ना। गया। जैसे मान लो कि अगर वो होता है रिडॉक्स तो उसमें मतलब ऑक्सीडेशन और उसका मतलब होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और RAD का मतलब होता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया, आ गया, ठीक है, वेरी गुड, आ जाओ। तो अब हम लोग क्या ना, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखो कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है और अगर तुम्हें ये देखने को मिल रहा है कि यार जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में केवल एक सिंगल सब्सटेंस बनना है, नो मैटर व्हाट, कि तुम्हारे पहले वाले उसमें मतलब रिएक्टेंट साइड में कि दो थे प्रोडक्ट, दो थे रिएक्टेंट या दो से ज्यादा थे। देखो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मान लो कि प्रोडक्ट में अगर तुम्हारा कोई नया फॉर्मेशन हो रहा है तो रिएक्टेंट में एक तो होगा ही होगा, है ना, एक तो होगा ही होगा। लेकिन अगर नया प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट के साथ कोई और न तो जुड़ा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, वो हो सकता है C जुड़ा हो, है ना। तो मिनिमम दो या फिर मान लो कि दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि प्रोडक्ट केवल सिंगुलर बन रहा है, केवल एक सिंगल बन रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब वर्ड यही से समझ में आता है कि कंबाइन हो रहा है, रिएक्शन कैसी हो रही है तुम्हारी, कंबाइन हो रही है। अब हमें चीज बस ये देखना होता है कि जो रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस रिएक्ट हो रहे हैं, जो कंबाइन हो रहे हैं,
जो दो या दो से ज्यादा जितने भी हैं वो कैसे हो रहा है। हो सकता है कि जो तुम्हारे दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं वो दोनों के दोनों एलिमेंट हो, दो या दो से ज्यादा दोनों के दोनों एलिमेंट हो, या फिर हो सकता है कि उसमें से मतलब दोनों के दोनों तुम्हारे कंपाउंड जुड़ रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड जुड़ रहा हो, है ना, और फिर जाके तुम्हारा नया कंपाउंड बना रहा है। तो हमें तो इतना जरूर समझ में आ गया भैया कि प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा ऑब्वियस ही बात है कंपाउंड तो होगा ही होगा। लेकिन अब बस हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट में क्या क्या दोनों के दोनों एलिमेंट है, क्या दोनों के दोनों कंपाउंड है, या एक एलिमेंट है एक कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं, वो वाले एग्जांपल जिनमें बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा रिएक्टेंट है उसमें दोनों के दोनों क्या हो रखे हैं, एक एलिमेंट हो रखे हैं, है ना। जैसे मान लो कि ये मैं क्या बोलूंगा, ये कंपाउंड है कि तुम्हारा वो है एलिमेंट है, तो तुम बोलोगे भैया एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ केवल एक मैग्नीशियम मेटल है और कोई मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी और चीज नहीं पाई जा रही, कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूंगा मतलब मुझे बताओ ये क्या चीज है, तो तुम बोलते हो भैया ये कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ आपके दो एलिमेंट पाए जा रहे हैं, एक आपका मैग्नीशियम मेटल और एक आपका ऑक्साइड आयन, है ना, ये चीज पाया जा रहा है। तो आप पता लगा लेते हो कि हाँ देखो भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट में एक कंपाउंड बनेगा, केवल एक ही कंपाउंड बनेगा। अब बस ये देखना है कि आपका रिएक्टेंट साइड में क्या है। तो जो पहला हमने रिएक्शन अभी पढ़ी जिसमें एक मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब भी कंबाइंड होता है और उसको हीट दी जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम एज अ एलिमेंट, ऑक्सीजन एज अ एलिमेंट जब कंबाइन हो रहे हैं तो वो एज अ प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, जो कि कंपाउंड है, सिंगुलर कंपाउंड है। तो ये जो रिएक्शन कहलाई जाएगी आपकी, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाई जाएगी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला वाला एग्जांपल जो मैंने तुम्हें बताया, बताओ हाँ भैया। आ गया। आ गया? चलो वेरी गुड। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूं। दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो कि देखो ये वाटर है ना, ये वाटर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये तुम्हारा एलिमेंट है कि कंपाउंड है, तो ऑब्वियस सी बात है तुरंत बता लो जाओगे कि भैया ये क्या हो रखा है, ये आपका एलिमेंट हो रखा है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ध्यान से देखें तो आपका एक हाइड्रोजन एलिमेंट भी है और ऑक्सीजन एलिमेंट भी है। तो फिर रिएक्टेंट में फिर आपके क्या चीज थे, आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहां से आए थे? तो तुमने बोला कि भैया हाइड्रोजन इटसेल्फ एक एलिमेंट उससे आया था और ऑक्सीजन भी उसी से आया था। मतलब कि दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रहे थे, सिंगुलर कंपाउंड बन रहा है प्रोडक्ट में वजह से। इसी वजह से हमने इसको बोल दिया कि हाँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब देखो इसका एक्सपेरिमेंट देखो कि इसके एक्सपेरिमेंट में कैसे हम लोग वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये अगर तुम ध्यान से इसको देखोगे तो एक उसमें ऑक्सीजन है, एक उसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे हाइड्रोजन जलता है, तो जैसे ही जलेगा वैसे ही तुम्हारा जिस बीकर में तुम्हारा हाइड्रोजन था उसमें तुम देखना इस तरीके के वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, ठीक है। नो डाउट ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत कम है, बट हम लोग इस तरीके से वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ये है, ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाओ हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल भी सेम ऐसा सिमिलर ही है ना। रिएक्टेंट में भैया मैं देख रहा हूँ कार्बन है, सिंगल एलिमेंट है, ठीक है भैया। क्या दूसरा देखते, दूसरा रिएक्टेंट क्या है भैया, ये भी एलिमेंट हो रखा है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, क्योंकि भैया इसमें एक और कोई एलिमेंट नहीं मिला तो इसका मतलब ये एक सिंगुलर एलिमेंट है ना। ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो रखा। और भैया जैसे मैंने इसको कंबाइन किया तो मैं देख रहा हूँ कि प्रोडक्ट में केवल एक ही कंपाउंड बन रहा है जो कि क्या है, CO2 गैस है। तो ये भी कैसी होगी तुम्हारी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। तो जैसे इस वाले इसको देखो, ये है ना, जैसे कभी भी जितनी भी तुम्हारे आसपास की मैक्सिमम जितनी भी चीजें हैं वो तुम्हारे कार्बन से ही मिलकर बनी हुई है। तो जब भी अगर उन्हें मान लो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे जलाते हो तो कार्बन में फ्यूल होता है, वो फ्यूल बर्न करता है। तो अगर कंप्लीट बर्न हो जाता है तो ज्यादा हमको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर जैसे मान लो कि काफी ज्यादा अगर वो होता है, मतलब कि एक तरीके से अगर मैं बोलूं कि ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि कम ऑक्सीजन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकल सकती है ना। अगर मान लो कि फिर भी अगर जैसे मान लो कि नॉर्मल जल रहा है, ऑक्सीजन है, लेकिन फिर भी हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल ही जाती है। जैसे ये देखो धुआं है, ये धुआं क्या है, ये तुम्हारे एक तरीके कार्बन डाइऑक्साइड ही है। क्यों? क्योंकि ये जो पत्तियां हैं, पत्तियां किस चीज की बनी हुई है, ये कार्बन की ही बनी हुई है ना। ठीक ऐसे अगर जैसे मान लो कि फैक्ट्री थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी जहां होती है कोयले से बनती है, तो ये सब क्या है, ये तुम्हारा कार्बन ही है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकालेगा, जो कि क्या है, एक तरीके की कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। तो मैंने अभी तक 3 एग्जांपल इसके बता दिए। तो पहले मेरे को पता इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 3 एग्जांपल, वो एग्जांपल जिसमें आपका जो रिएक्टेंट है वो दोनों के दोनों एलिमेंट हो रखे हैं। बताओ आ गया? भैया एक डाउट आ है। गया। हाँ पूछो बेटा। भैया ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, ये इसको प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं? नहीं, गैस है। अगर प्रेसिपिटेट होता तो यहाँ बेटा गैस नहीं लिखा होता, है ना। ये सिंबल ऐसे कुछ बना होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रेसिपिटेट नहीं होता।
प्रेसिपिटेट होने के लिए उसको सॉलिड होना जरूरी है। हाँ सॉलिड होना मतलब कि एक तरीके से इनसॉल्यूबल होना जरूरी है, जो मिले ना, है ना, जो प्रोडक्ट में जाके किसी चीज से मिले ना, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ये है। तो बताओ मुझे इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। तो अब देखो नेक्स्ट हम दो एग्जांपल और लेने वाले हैं जिसमें रिएक्टेंट क्या है तुम्हारे, दोनों के दोनों एलिमेंट हो रखे हैं। जैसे ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, क्लोरीन एटम है ना, ये भी क्या है, एक एलिमेंट है भैया। और जब दोनों मिलेंगे तो क्या बना देंगे तुम्हारा, HCl गैस बना देंगे, है ना। ये चीज है, जैसे इसमें देख पा रहे हैं कि क्या है, देखो ये तुम्हारे एक हाइड्रोजन का एटम है और ये तुम्हारा क्लोरीन का एटम है, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, ना कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, डोनेट कर रहे हैं। अगर डोनेट कर रहे होते तो इनके ऊपर चार्जेस आ जाता है, या तो कैटायन का चार्ज आता या फिर एनायन का चार्ज आता। जैसे NaCl के केस में होता था, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, जब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया करता था। लेकिन इस कंडीशन में देखो हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, है ना, तो वो देखो उसके साथ आ गया। और क्लोरीन को एक दूसरे एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि हाँ उसको भी एक जरूरत थी, तो दोनों ने आपस में क्या किया, शेयर किया। तो हाइड्रोजन को लग रहा है कि उसके भी दोनों पूरे हो गए, तो अपना वो हीलियम जैसा बिहेव कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि नोबल गैस कि जैसा मैं भी स्टेबल हो गया। और क्लोरीन को भी लग रहा है कि यार क्लोरीन में भी देखो स्टेबल हो गया, ऑर्गन नियॉन जैसे, ऑर्गन जैसे, है ना, ये चीज है। तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर जैसे मैं इसको बनाऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड, तो तुम ध्यान से देखो इनमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अगर किसी भी दो एलिमेंट में अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते तो उसको सिंगल बॉन्ड से लिखते हैं। तो इसका मतलब है H इधर हो गया, Cl इधर हो गया। तुम लोग को मैंने क्लास 9 में पढ़ा रखा है, तो तुम लोग को आता है। लेकिन अगर अभी भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, मेटल एंड नॉन मेटल में और तुम्हारा उसके साथ साथ कार्बोनेट्स कंपाउंड में बड़े आराम से तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या सिचुएशन चल रही है इधर, क्या नहीं चल रही है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब देखो एक और रिएक्शन है जिसमें हमने क्या लिया, सोडियम लिया, ठीक है। और अगर मान लो कि इसको क्लोरीन की प्रेजेंस में, क्लोरीन ऐसा गैस कैसी होती है, काफी रिएक्टिव होती है ना, येलो कलर की गैस होती है। और अगर मान लो कि सोडियम को जलाऊं हल्का सा और क्लोरीन गैस के पास लेके जाऊं, तो यही सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होकर तुम्हारा क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे, जो कि क्या है, सॉल्ट हो रखा है, जिसको तुम एज अ प्रेसिपिटेट बोल सकते हो। लेकिन प्रेसिपिटेट में बेसिकली पता है क्या होता है, कि तुम्हारा एक और प्रोडक्ट बनता है। जब भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है ना, तो उसमें केवल रिएक्टेंट के साथ हमारा हमारा मतलब कि एक रिएक्ट प्रोडक्ट में केवल एक ही प्रोडक्ट नहीं बनता, उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट होता है। तब हमें पता चलता है कि हाँ यार वो तो तुम्हारा एक तरीके का इनसॉल्यूबल हो रखा है ना। वरना अगर मान लो कि NaCl के साथ अगर यहाँ वाटर मिला होता, तो क्या ये NaCl के साथ मिल नहीं गया होता, तब तुम्हारा क्या लिखा होता है यहाँ, NaCl एक्वस लिख कर आ रहा होता। तो याद रखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब भी होगी तो वो तुम्हारे प्रोडक्ट में बनेगी, लेकिन प्रोडक्ट में तुम्हारा एक प्रोडक्ट नहीं होगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इससे कोई डाउट आ गया? ठीक है। तो ये देखो ये रिएक्शन है ना, जो तुम देख पा रहे हो ना, बीकर जो हल्का सा मतलब क्या कहते हैं, बीकर जैसे जिसमें लग रहा है, एक सेकंड को, ठीक है ना, ये इसको देखो ध्यान से, ये जो जला रहा है ये सोडियम है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा ये जो है ना, ये बगल में जो रखा हुआ है, ये जो बीकर जैसा रखा हुआ है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, फ्लास्क बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्लोरीन गैस है, और जैसे इसको रखेंगे वैसे देखो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसी हो रही है ना। और जैसे ही तुम इसको चेक करोगे वैसे ही तुमको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा NaCl ही है। और हमने बताया है कि जितनी भी तुम्हारी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कंबशन रिएक्शन होती है, वो सब की सब तुम्हारी कैसी होती है, तुम्हारी एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। कैसी होंगी तुम्हारी, एक्सोथर्मिक इन नेचर होंगी। तो ये देखो ये जो प्रोडक्ट बना है ये तुम्हारा सोडियम क्लोराइड बना इस जगह, है ना, जो कि तुम्हारा पहले वाले से थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन इसको तुम खा नहीं सकते, है ना, थोड़ा सा प्यूरिफाई करना पड़ेगा इसके, है ना, जितने भी स्टेन है उन सबको हटाना पड़ेगा। ये आ जाओ। अब देखो एक छठा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने क्या किया है, आयरन एज एलिमेंट लिया है, सल्फर एज एलिमेंट लिया है, और उसके बाद हमने इसको कंबाइन कराया है, जो कि क्या बना है तुम्हारा, आयरन सल्फाइड बना है। और ये एकमात्र मतलब ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयरन और सल्फाइड तुम्हारा मिल सकता है। ये हमने क्लास 9 पे पढ़ा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी देखो ये वाले एक्सपेरिमेंट में देखो, इसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आयरन और सल्फाइड एक साथ मिल रहा है। और ये भी रिएक्शन काफी मतलब एक्सोथर्मिक जैसी लगती है, देखने में काफी इंटरेस्टिंग होती है। ये सल्फर है, ठीक है, और ये काफी मतलब क्या कहते हैं इसको बहुत बड़े आराम से करना होता है। आप जब इसे मिलाते हो तो बड़े आराम से आपको मिलाना होता है। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा आयरन के तुम्हारे वो थे क्रिस्टल थे, और तुम्हारा नीचे सल्फर था। देखो सल्फर कैसा है, येलो रंग का है। मेटल एंड नॉन मेटल में भी पढ़ाऊंगा तुम लोग को ये चीज। तो देखो पाउडर सबसे नॉन मेटल है और एक मेटल है, ठीक है। इसको अच्छे से मिलाया 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 मिलाया, और फिर उसके बाद हम पता क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। उस टेस्ट ट्यूब को मतलब क्या कहते हैं कि गर्म करेंगे, प्रॉपरली उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे।
मतलब कि ऐसा लगेगा कि टेस्ट ट्यूब बस अब मतलब बहुत ज्यादा हीट हो चुकी है, 78 डिग्री सेल्सियस 98 डिग्री सेल्सियस तब तक लेकर जाएंगे। और जैसे ही इसमें जाके टच करेंगे हम लोग, तो हमको एक मतलब क्या कहते हैं कि स्पार्क देखने को मिलेगा। वो स्पार्क हम लोग को मतलब क्या करेगा, बेसिकली कुछ और नहीं, वो तुम्हारे सल्फर को लिक्विड फॉर्म में कर देगा, मतलब कि वो आयनिक फॉर्म में कर देगा। और जैसे ही आयनिक फॉर्म में करेगा, वो आयरन के साथ मिलकर तुरंत वो क्या बना देगा, तुम्हारा आयरन सल्फाइड बना देगा। ये चीज है ना। तो बाद में ये आयरन सल्फाइड मतलब क्या कहते हैं कि तरह तरह की इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन इसमें केवल तुम्हारा अगर मान लो कि अच्छे से बर्न हो रहा है, तो ये आयरन सल्फाइड बनेगा। अदरवाइज इसमें तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड भी बन सकता है, जो कि एक तरीके की कैसी गैस होती है, तुम्हारी पॉइजनस गैस भी होती है ना, जो हार्मफुल गैस भी होती है। ये याद रखना, सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनता है, ये है ना। तो ये चीज याद देखो, तो ये जो थिक तरीके का जो सब्सटेंस निकल कर आएगा, वो तुम्हारा बेसिकली कुछ और नहीं, वो तुम्हारा एक मतलब क्या कहते हैं कि आयरन सल्फाइड होगा। तो पत्थर जैसा टुकड़ो टाइप में ऐसा लगेगा, वो चीज है ये। ठीक है, अभी देखना, इसको तोड़ूंगा। हम्म, ये देखो, ठीक है, तो दिख रहा है, ये है आयरन तुम्हारा सल्फाइड। समझ में आ गया। और इसी चीज का हम लोग क्लास 9 पे रिएक्शन भी करते थे, जब हम लोग इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते थे, ये सारी चीजें करते थे। तो बताओ, पहला मेथड कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जब आपका रिएक्टेंट में दोनों ही आपके दो या दो से ज्यादा जो भी है, वो दोनों के दोनों आपके एलिमेंट हो रखे हैं, और जो आपका प्रोडक्ट है, ऑब्वियस सी बात है भैया, प्रोडक्ट तो आपका कंपाउंड बनने ही वाला है, लेकिन वो कंपाउंड केवल आपका एक ही बनेगा और उससे ज्यादा नहीं बनेगा। तभी वो आपकी जो रिएक्शन कहलाई जाएगी, वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाई जाएगी। तो जो उसका फर्स्ट पार्ट था, वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। 6 एग्जाम्पल टोटल करा दिए, इसमें किसी को कोई डाउट है इन 6 में? नहीं। नहीं है, चलो वेरी गुड। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग नया कंपाउंड तो बनाएंगे बनाएंगे, प्रोडक्ट में एक नया एक कंपाउंड होगा, लेकिन रिएक्टेंट साइड में क्या होने वाला है, दो या दो से ज्यादा जितने भी है, सबके सब कैसे होंगे, तुम्हारे कंपाउंड होंगे। जैसे मान लो कि सबसे पहला एग्जांपल तुम्हारा वही, हम लोग जब स्लेक्ड लाइम बनाते थे, है ना, हम क्या लेते थे, कैल्शियम ऑक्साइड लेते थे, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका दूसरा नाम क्या होता था, लाइम या फिर क्विक लाइम। और जैसे उसमें हम लोग पानी मिलाते थे, वो तुम्हारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती थी, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली क्या करती थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देती थी, जिसको हम दूसरे नाम से स्लेक लाइम बोलते थे। तो तुम देखो, प्रोडक्ट में सिंगल प्रोडक्ट बना, जो कि क्या है, CaOH का होल ट्वाइस है ना, ये हो गया। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो रिएक्टेंट में क्या हो रखा है भैया, H2O है भैया। यहाँ क्या है, ये एक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि भैया ये दो एलिमेंट से बन रखा है, एक हाइड्रोजन और ये आपका एक ऑक्सीजन, और आपका ये वाला भी भैया एक कार्बन और ये आपका एक ऑक्सीजन। तो मतलब क्या है कि भैया रिएक्टेंट साइड में आपके दो या दो से ज्यादा, जो मतलब कि दो या दो से ज्यादा, दोनों के दोनों, इस बार केस में हमको क्या दिख रहा है कि आपका मतलब क्या कहते हैं कि वो दिख रहा है कि मतलब हाँ, आपका एक तरीके से कंपाउंड दिख रहा है, और वो दोनों कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन रहा है कि वो बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट भी जो बन रहा है, वो केवल आपका सिंगुलर प्रोडक्ट बन रहा है। इसी वजह से मैंने इस रिएक्शन का जो नाम दिया है, वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम दिया है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया ना। तो ये है ना, जैसे इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ना, तो ठीक वैसे ही वाली हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ भी तुम लोग को बता रखी है कि कैसे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है ना, ये चीज है। तो जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल इतनी बड़ी क्वांटिटी में क्यों करते हैं, है ना। अगर जैसे तुम देखोगे तो इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो तुमने सुना होगा कि हम लोग ना अक्सर हम लोग अपने घर में चूने की पुताई ऐसे करवाते हैं, है ना। तो ये जो चूने की पुताई होती है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है तुम्हारा व्हाइट वॉशिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्हाइट वॉशिंग बोला जाता है। कुछ नहीं होता, जो तुम्हारा लाइम वाटर होता है ना, जो स्लेक्ड लाइम होता है, जो मतलब कि जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो जो बन के तैयार हुआ, जब आप उसको हवा में पोत देते हो, मतलब कि दीवार में आप पोत देते हो, तो हवा में बह रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्या करती है कि थोड़ा सा और बेटर मतलब क्या कहते हैं कि एक चमकती हुई दीवार बना देती है ना, शाइनिंग लेयर बना देती है। तो वो जो शाइनिंग लेयर होती है, वो कुछ और नहीं, वो होती है तुम्हारी कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है, और क्या होता है, वाटर होता है। तो तुम बोलोगे भैया यहाँ तो वाटर है, वाटर एज अ प्रोडक्ट भी बनना है, तो धीरे धीरे वाटर क्या हो जाएगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन केवल आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बनेगा। तो काफी लोग इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रखते भी नहीं है, क्योंकि सडन एट अ पोजीशन तुम्हारा मतलब H2O बन रहा है ये, लेकिन आप इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रख भी सकते हो। क्यों? क्योंकि वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, आपका इवेपोरेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल आपका कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा। और अगर मान लो कि एक्सेसिव तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, तो धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट भी कैसा हो जाता है तुम्हारा,
तुम्हारा ये कलरलेस सा हो जाता है ना। तो हम लोग इसको घर में क्यों करते हैं, इसी वजह से करते हैं कि ताकि आपका मतलब क्या कहते हैं कि जो इससे बैक्टीरिया हो बैक्टीरिया भी दूर जाए, और आपकी जो गर्मी है, गर्मी में जो आपकी जो सनलाइट की रेज है वो व्हाइट कलर को रिफ्लेक्ट करती है, तो बड़े आराम से वो व्हाइट कलर को रिफ्लेक्ट भी कर देंगी, है ना। तो हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लैम्प के सोल्यूशन को वॉल में लगाया, और वॉल में आसपास के एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, तो धीरे 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 करके उसके साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करके तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनाया, जो इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग बोल देते हैं, है ना। तो रिएक्टेंट में देखा भैया, ये भी एक तुम्हारा कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, प्रोडक्ट में भी एक ही कंपाउंड बन रहा है जो कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये तुम्हारा दूसरा एग्जांपल सेम सेम केमिकल रिएक्शन के साथ आ गया, आ गया। आ गया, चलो वेरी गुड। अब देखो एक और एग्जांपल बताते हैं। अब एक एग्जांपल क्या है, NH3 अमोनिया। अगर मान लो कि अमोनिया को मैं HCl के साथ अगर मैं कंबाइन कराऊंगा तो मेरा बनेगा अमोनिया क्लोराइड। ये वही रिएक्शन है जो मैंने क्लास 9 में तुमको सब्लिमेशन प्रोसेस के समय बताया था, कि जैसे ही इस अमोनिया क्लोराइड को आप अगर मान लो कि वो कर देते हो, उसके टेम्परेचर से मतलब रिड्यूस कर देते हो, तो ये तुरंत जम जाता है ना। सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ये देखो, है ना, ये क्या है, इसमें HCl है ना, बेसिकली HCl की गैस है, ठीक है। और ठीक वैसे ये हाइड्रोजन क्लोराइड की मतलब ये अमोनिया की गैस है। और देखो जैसे ही गैस बन रही है, तो ये जो ऊपर गैस बन के निकल रही है, ये कौन सी है, तुम्हारी अमोनिया क्लोराइड है। और अगर मान लो उस जगह का टेम्परेचर अगर तुम ठंडा कर दोगे, अगर अपर एयर का तुम टेम्परेचर ठंडा कर देते, तो तुमको यहाँ कंडेंस फॉर्म में मतलब क्या कहते हैं कि एक कंडेंस फॉर्म में तुमको एक मतलब क्या कहते हैं कि अमोनिया क्लोराइड तुमको एक सॉलिड ऐसा प्रोडक्ट तुमको दिखाई देता है। नहीं आ रहा है तो देखो तुमको ये चीज समझाते हैं, ठीक है, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, है ना, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ो। ये क्या है, अमोनिया कंसंट्रेटेड, है ना, गैस, गैस के फॉर्म में निकालना है, क्योंकि गैस इससे निकलेगी, है ना, ये हल्का सा। और ये क्या है, HCl है, अलग अलग डाला है, ठीक है। देखो एक को इधर साइड में रखा है टेस्ट ट्यूब में, एक को उधर साइड में रखा है, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा इधर साइड डाल दिया, है ना, लेफ्ट हैंड साइड डाल दिया, सॉरी राइट हैंड साइड, और इधर है ना जो कि NH3 मतलब कि NH3 की गैस इधर जाएगी, और ये क्या है, ये तुम्हारी HCl की गैस हो गई, ठीक है। ये हो गया, कंसंट्रेटेड है, याद रख लेना ये चीज, ठीक है। और फिर अगर जैसे ही तुम इसको मतलब क्या कहते हैं कि हल्का सा हीट करोगे, कंबाइन करोगे, तो भी आप देखोगे कि धीरे 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 इसकी जो गैसेस हैं वो आपकी क्लोजर आएंगी। कैसे आएंगी, थोड़ी सी क्लोजर आएंगी, है ना। तो तुमको ये दिखाई देगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो तुम्हारे अमोनिया की स्मोक होती है ना, थोड़ी ज्यादा फास्ट होती है, तो वो जल्दी भागेगी ये। और जैसे ही तुम्हारे सेंटर में जिसके साथ जाके मिलेगी, तुम्हारे HCl के साथ, वो वहां जाके कंडेंस हो जाएगी। क्यों कंडेंस हो जाएगी, क्योंकि भैया वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप हो रखा है एज कम्पेयर टू जो साइड बार का हो रखा है। तो लेकिन जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या बनेगा, तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड ही बनने वाला है, ठीक है, NH4Cl, जो कि अगर डायरेक्ट अगर आप सब्लिमेशन प्रोसेस करते हो तो फिर से वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है, आ गया, आ गया। ठीक है। तो भैया हमने एलिमेंट प्लस एलिमेंट सिंगुलर कंपाउंड बनाना भी सीख लिया, और फिर उसके बाद भैया हमने कंपाउंड प्लस कंपाउंड और हमने सिंगुलर कंपाउंड बनाना भी सीख लिया। अगर मान लो सिंगुलर कंपाउंड बन रहे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये। अब देखो लास्ट जिसमें हम लोग क्या करने वाले, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट लेने वाले हैं, तब हम जाके मतलब क्या कहते हैं एक केवल सिंगल एक कंपाउंड बनाएंगे, और वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा। जैसे मान लो कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, या फिर मान लो CO2 भी ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। काफी बार क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप मतलब क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिर से जलाते हो, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ऑब्वियस सी बात है। अगर कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो CO2 जलेगी। लेकिन मैं बोलता हूं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस उस समय ज्यादा नहीं थी, तो मैंने तुमको बताया कि पॉइजनस गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये। तो भैया अगर मान लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन से जलाएं, तो भैया फिर से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी, है ना। फिर तो ये क्या है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो एक जो है आपका मतलब रिएक्टेंट है वो कैसा हो रखा है, एक रिएक्टेंट आपका हो रखा है कंपाउंड हो रखा है। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ आपका कार्बन भी पाया जा रहा है, ऑक्सीजन भी पाया जा रहा है, और एक रिएक्टेंट केवल आपका ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट जो है आपका वो कंपाउंड है जिसमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल रहा है। तो ये क्या है, ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है, मतलब कि दो रिएक्टेंट में एक आपका एलिमेंट है और एक कंपाउंड हो गया। ठीक, ऐसे ये भी आपका है ना। सल्फर डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करेंगे तो आपकी गैस निकलेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना, ये चीज हो गया। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो अब तक की जर्नी में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कम से कम 10 रिएक्शन हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है?
हाँ डाउट है भैया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किसी को? नहीं नहीं, भैया। ये 10 की 10 रिएक्शन इनको याद कर लेना, ठीक है? याद भी कर लोगे, प्रैक्टिस भी हो जाएंगी, है ना? क्योंकि आने वाले टर्म में आगे चैप्टर्स में बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है? बहुत चीजें तुमको पता चलेंगी। जब मैं तुमको कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा कि कुछ कोयले होते हैं जो तुम्हारे प्योर होते हैं, कुछ इम्प्योर होते हैं, जिनमें सल्फर का कंपाउंड होता है, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकालते हैं, है ना? जो प्योर होते हैं वो केवल आपका CO2 निकालेंगे प्योर फॉर्म में। क्या, जैसे मान लो कि ग्रेफाइट हो गया, है ना? या फिर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि आपका डायमंड हो गया। डायमंड को आप कभी भी बर्न करोगे ना तो केवल CO2 गैस निकलने वाली है, और कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये जो टर्म मैं तुमको सिखा रहा हूँ डीपली में, ये तुम्हारे सारे चैप्टर को ओवरऑल टर्म में लेके जाके सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान देना क्लास में, है ना? ये ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लिए, सब चीज हमने कर ली। अब आ जाओ, अब हम लोग सेकंड टाइप की क्वेश्चन रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, उसको तुम पाओगे कि यार वो जस्ट अपोजिट रिएक्शन है तुम्हारी किस चीज की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तुम्हारी जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि प्रोडक्ट तुम्हारा सिंगुलर होता था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिएक्टेंट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सिंगुलर हो जाएगा। केवल एक सिंपलर सब्सटेंस रहेगा तुम्हारा रिएक्टेंट में, और जब प्रोडक्ट बन रहे होंगे तो या तो वो दो बनेंगे या तो वो दो से ज्यादा बनने वाले हैं। ये है। तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस को, सिंगुलर सब्सटेंस को रिएक्टेंट साइड में अगर आपको डिकम्पोज करना है, तो आप या तो उसको हीट के साथ करोगे, या तो आप लाइट के साथ करने वाले हो, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ करने वाले हो। समझ में आ गया? अगर मान लो कि अगर आप किसी को हीट के साथ करते हो, तो वो जो रिएक्शन कहलाई जाती है, आप उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो बोल सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो कि यार वो रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ यार, वो रिएक्शन को हमने डिकम्पोज किया है विद द हेल्प ऑफ हीट, हीट के दम पे किया है। तो जैसे कि देखो, ये क्या है, तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का एकदम पाउडर हो रखा है ना? और अगर मान लो कि इसी व्हाइट कलर के पाउडर को, कैल्शियम कार्बोनेट को, जिसको हम लोग लाइम स्टोन या फिर जो लाइम, जो तुम्हारा जो लास्ट में जो अभी हम लोग वो बना रहे थे ना, इसमें कर रहे थे व्हाइट वॉशिंग वाला, है ना? अगर मान लो कि मैं इसको हीट देता हूँ, जिसको डेल्टा साइन से डोनेट करते हैं, तो तुम देखो रिएक्टेंट में तुम्हारा केवल एक सिंगल प्रोडक्ट है, लेकिन तुम्हारा जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट में देखो कितने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक CaO और तुम्हारा CO2, ये है ना? अब इस केस में हम लोग ये नहीं पढ़ते कि देखो तुम्हारा रिएक्टर, तुम्हारा प्रोडक्ट में कौन सा तुम्हारा मतलब एलिमेंट एलिमेंट बन रहा है, कंपाउंड कंपाउंड बन रहा है, या फिर तुम्हारा कंपाउंड एलिमेंट बन रहा है। सिंपल हम बस इतना ध्यान देते हैं कि हाँ, आपका रिएक्टेंट आपका सिंगुलर होना चाहिए, केवल एक सिंगल आपका कंपाउंड होना चाहिए, और आपका जो प्रोडक्ट बनना होगा वो आपके प्रोडक्ट दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, चार बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट इज द कंपाउंड फाउंड इन द रिएक्टेंट साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल कंपाउंड है, हीट दिया मतलब कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है भैया, प्रोडक्ट बन रहा है आपका CaO, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, और एक आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना? और ये वाली हमारी रिएक्शन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसी टेस्ट ट्यूब में हम लोग लगा देते हैं, बैलून लगा देते हैं, गुब्बारा लगा लेते हैं, और उसको फिर हम लोग बर्न करते हैं। तो भैया CO2 गैस निकलेगी तो वो गुब्बारा थोड़ा थोड़ा फूलेगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ आपका CO2 गैस है कि नहीं है? तो दो मेथड है। एक यूजुअल मेथड, कि आप भैया ऑब्वियस सी बात है कि कैंडल के सामने लेके जाओ, कैंडल बुझ जाएगी, तो कैंडल अगर गैस की वजह से भी बुझ सकती है। तो फिर हमने एक और मेथड बताया था तुम्हारा लाइम वाटर टेस्ट, है ना? लाइम वाटर टेस्ट कुछ नहीं, वही CaOH का होल ट्वाइस, है ना? इसका जो पानी है, जिसका वाटर है, इस वाटर में CO2 को पास कराते जाएंगे तो यही फिर से बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, है ना? तो तुम देख रहा हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों बना, क्योंकि हमने CaOH को ट्वाइस में CO2 को ऐड किया, और जब हमने इसको बनने के बाद फिर जब इसको हीट किया तो फिर से CO2 निकले। तो तुम समझ रहे हो कि मैटर में ना तो कोई भी एटम क्रिएट किया जा सकता है, ना तो कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो बस केवल रिएक्शन टू रिएक्शन, मतलब क्या कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आता रहता है। ये है, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जैसे पेड़ है, पेड़ उगता क्यों है? पेड़ किस चीज का बना होता है? कार्बन का बना होता है। तो तुम देखते हो फोटोसिंथेसिस में उसको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो। तो तुम देख रहे हो नेचर से उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली और नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड ली। तभी हम लोग बोलते हैं कि जो एटम है इस दुनिया में, ना तो क्रिएट किया जा सकता ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकते। अगर आपने किसी भी एटम को डिस्ट्रॉय कर दिया इस दुनिया में तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी, कुछ इस तरीके से बोला जाता है इसको। तो पहले मेरे को पता था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया, हाँ और भैया सूरज में तो जो रिएक्शन
सूरज में तो एटम डिस्ट्रॉय होते हैं ना। अरे वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं हीट एनर्जी में। ठीक है, इधर आओ। अच्छा। ठीक है, आ जाओ। अब उसके बाद देखो दूसरा एग्जांपल ले लो। दूसरा एग्जांपल बहुत ही मेन है ना, इसको ध्यान से देखो। ये क्या, पोटेशियम क्लोरेट, जो कि है तुम्हारा KClO3। अगर मान लो कि मैं इसको हीट करता हूं, लेकिन अगर हीट के साथ साथ अगर मैं इसको एक कैटलिस्ट दे देता हूं, जो कि क्या है तुम्हारा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, अगर ये कैटलिस्ट दे दूंगा ना, तो एक कंप्लीट मतलब क्या कहते हैं, एक एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन बनेगी, जिसमें तुम्हारा एक पोटेशियम क्लोरेट क्लोराइड बनेगा। ठीक है, जो कि एक तरीके का बेसिक होगा, और उसके साथ साथ तुम्हारी एक ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो तुम क्या देख रहे हो कि भैया रिएक्टेंट में आपका सिंगल आपका मतलब कंपाउंड पाया जा रहा है, प्रोडक्ट में 1 से 2 पाया जा रहा है। सीधी सी बात ये हो गया। तो जैसे कि ये रिएक्शन देखो, ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है, ये तुम्हारा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट है, और इसके अंदर पड़ा हुआ है पोटेशियम क्लोराइड, है ना ये। और जैसे आप इसको हीट देते हो, तो ये देखो आपका पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन के तैयार होगा, और इसमें आपकी एक ऑक्सीजन भी मतलब गैस प्रोड्यूस हो रही है ऊपर से। और अगर आपको पता करना है कि हाँ ऑक्सीजन गैस ही प्रोड्यूस हो रही है, तो कुछ नहीं, एक माचिस की तिरी लो। ठीक है, सिंपल माचिस की जलती हुई तिरी लो, उसके पास इसको लेके जाओ। जैसे ही लेके जाओगे, वैसे ही वो इग्निशन जो है ना, वो और तेज होते हुए तुमको दिखाई देगा। ये है। ठीक है, तो इस देखो, इस जगह मैंने देखो हीट को मतलब क्या कहते हैं, डेल्टा से साइन, और तुम्हारा इस जगह मैंने देखो लिख रखा है तुम्हारा एज अ कैटलिस्ट मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ये तो ये रिएक्शन है KClO3 इट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट MnO2 एंड हीट इट गिव्स KCl प्लस ऑक्सीजन गैस। ये तो पहले मेरे को बताओ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ भैया। आ गई। ठीक है, अब देखो तीसरी वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। इस रिएक्शन में हम लोग क्या लेने वाले हैं, तुम्हारा फेरस सल्फेट लेने वाले हैं। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 होता है। जब हम लोग इसको कभी भी डिकम्पोज करते हैं, मतलब हीट देते हैं इसको, हीट मतलब कि थर्मल डिकम्पोजिशन देते हैं। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल कर रहे हैं ना, सब थर्मल डिकम्पोजिशन के ही थे। पोटेशियम क्लोरेट, वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक वैसे फेरस सल्फेट भी, वो भी क्या है तुम्हारा, एक थर्मल डिकम्पोजिशन ही है। जब तुम इसको देखोगे तो तुम्हारे ग्रीन कलर के क्रिस्टल होंगे, कुछ कैसे दिखेंगे, कुछ ऐसे दिखाई देंगे ये। और जैसे ही आप इसको मतलब क्या कहते हैं, हीट दोगे, तो भैया सल्फर कभी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा ये। और अगर मान लो कि इसी सल्फर डाइऑक्साइड में अगर मान लो कि और ऑक्सीजन मिल गई, तो वो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट में निकल रहा है। और हम इसके साथ साथ देखेंगे कि एक फेरिक ऑक्साइड भी निकलेगा सॉलिड के फॉर्म में। तो वो कैसा होगा तुम्हारा, कुछ कुछ ऐसा ब्राउन कलर का तुमको दिखाई देगा। तो ये क्या है तुम्हारा, फेरिक ऑक्साइड है। क्या समझ में आ रहा है, ये फेरिक ऑक्साइड है। तो देखो ये वाली रिएक्शन देखो, इसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो एक क्रिस्टल है ना, ये क्या है तुम्हारे क्रिस्टल हो रखे हैं FeSO4, जो तुम्हारे ग्रीन कलर के हो रखे हैं, है ना। ये तो ग्रीन कलर के इसी वजह से होते हैं क्योंकि इनमें वाटर का मॉलिक्यूल होता है। अभी सेकंड चैप्टर में तुमको पढ़ाया जाएगा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड, है ना। ये किसी भी सॉलिड में क्रिस्टलाइजेशन लाना मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल को एड्स करना। तो अभी वो वही सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो जैसे मान लो कि यूजली जब हम लोग बोलते हैं ना कि फेरस सल्फेट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आयरन सेकंड सल्फेट, या सिंपल आयरन सल्फेट भी बोलते हो। और जो तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड बोलते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो ये जो फेरस सल्फेट है, यही जो तुम्हारा आयरन सेकंड सल्फेट है, अगर मान लो कि इसको आप वाटर के मॉलिक्यूल दे देते हो, मान लो कि मैंने 7 मॉलिक्यूल दिए, तो मैं इसको बोलूंगा हेप्टाहाइड्रेट। बस केवल हेप्टाहाइड्रेट ऐड कर दूंगा, मतलब कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मतलब कि FeSO4 में 7 मॉलिक्यूल मैंने वाटर के ऐड कर दिए। और जैसे तुम ऐड करोगे, वो फेरस सल्फेट तुम्हारा ग्रीन कलर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वो कैसा हो जाएगा तुम्हारा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। और जैसे ही तुम इसको मतलब क्या कहते हैं, हीट करना स्टार्ट कर दोगे, तो यही जो 7 मॉलिक्यूल्स है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो जैसे ही हटेंगे वो वैसे ही व्हाइट कलर का हो जाएगा। और जैसे तुम फर्दर और हीट देने लगोगे, तो वही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, रेड कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सल्फर डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस निकलेगी। तो जब तक आप वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करके रखते हो, तब तक हम लोग बोलते हैं उसको हाइड्रस। और जैसे ही आप उसमें वाटर के मॉलिक्यूल हटा देते हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं अनहाइड्रस बोल देते हैं। ये तो जैसे इस केस में देखो, अभी ये हाइड्रस है ना, हमको दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लू रंग का दिख रहा है। जैसे इसके पास गए, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो कट 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 चिट 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 की आवाज आएगी इसमें से, है ना। ये तो देखो धीरे धीरे तुम्हारी गैस निकलने से, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, वैसे वैसे व्हाइट कलर का हुआ। फिर व्हाइट कलर के बाद धीरे धीरे और करते जाओगे,
तुम्हारा ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का तुम्हारा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। तुमको यहाँ थोड़ा वॉयलेट रंग का दिख रहा होगा। तो बताओ मुझे इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। आ गया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखो एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसको, ठीक है। उसमें हम लोग इन द रिएक्टेंट हम लोग लेने वाले हैं लेड नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना। लेड आयोडाइड अलग था, PbI जो हम लोगों ने कलर चेंज में कर रखा था, है ना। पोटेशियम आयोडाइड और लेड आयोडाइड में मिला के ये सब हम लोग बना रहे थे, वो अलग है। ये लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो वो आपके तीन सिंपल कंपाउंड बनाएगा, जो कि क्या होगा, लेड मोनोऑक्साइड, है ना। जो कि कैसा दिखेगा, लगभग लगभग तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, देखो ये लेड नाइट्रेट है येलो रंग का, जैसे इसको करोगे, ये सॉरी कलरलेस है, ये क्या है, लेड नाइट्रेट कलरलेस हो रखा है। जैसे आप इसको हीट करोगे येलो कलर का लेड मोनोऑक्साइड, जो कि ये देखो ये लिख रखा है ना, ये जो गैस निकलेगी आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की फ्लेम निकलेगी, और ऑक्सीजन भी निकलेगी ये। तो अभी जैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो, है ना, इस एक्सपेरिमेंट में तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। ये क्या है तुम्हारा लेड नाइट्रेट, है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस हो रखा है। कैसा होगा भैया, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होगा। वेरी गुड। अब हम क्या करने वाले, इसको हीट देने वाले हैं, और जैसे ही हीट देंगे तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन में भैया लेड नाइट्रेट 3 कंपाउंड में टूट जाएगा, है ना। धीरे धीरे चट 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 की आवाज आएगी इसमें, है ना। तो इसमें ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ब्राउन कलर की फ्यूम निकल रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सब समझ में आ गया हमें, है ना, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं कि ये जो पॉइजनस होती है उस वजह से मार्क्स लगा के रखना इसमें, है ना, ये ठीक है। तो अब उसके बाद देखो जैसे ही निकल जाएगी, इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निकल रही है। तो अगर पता लगाना ऑक्सीजन गैस है, तो ये देखो ये कैंडल स्टिक है, जैसे इसके पास लेके जाओगे तो देखो और तेज ग्लो करने लगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न जल्दी से होती है, तो ये देखो और तेज ग्लो करने लगी, है ना। तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि हाँ देखो इसमें मतलब ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, और उसके साथ साथ जो तुम्हें सॉलिड में मतलब मिलेगा वो तुम्हारा एक लेड मोनोऑक्साइड होगा। तो अभी तक हमने 4 रिएक्शन मतलब क्या कहते हैं कि पढ़ ली, तुम्हारी जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थी, है ना। टोटल 4 रिएक्शंस। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, चलो ठीक है। अब हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं, अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में समझने वाले हैं। मतलब कि एक ऐसा डिकम्पोजिशन भैया जिसमें हम लोग हीट नहीं इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उसकी दम पे हम लोग अपने एक कंपाउंड को तोड़ेंगे जो आपके रिएक्टेंट साइड में पाया जा रहा होगा। जैसे मान लो कि वाटर है ना, वाटर को जैसे हम लोग ब्रेक कर रहे थे, तो वाटर को अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन दोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे उसका, तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन गैस निकलती थी और ऑक्सीजन गैस निकलती थी, और वो अभी तक मैं पढ़ा ही चुका। और जब भी इस केस में कभी भी मान लो कि अगर जैसे मैं एक्सपेरिमेंट तुमको दिखाता हूँ, है ना, तो इसमें से अगर तुम एक तार को देखोगे, अगर जनरली अगर तुम एक तार को देखोगे तो एक तार तुम्हारी कैथोड एक एनोड है ना। तो तुम देखो गैसेस निकल रही है, एक हाइड्रोजन गैस और एक तुम्हारी ऑक्सीजन गैस। और अच्छा तुम मुझे देख के बता सकते हो कि टेस्ट ट्यूब नंबर ए और टेस्ट ट्यूब नंबर बी कौन सी गैस निकल रही है? बताओ मुझे टेस्ट ट्यूब नंबर बी में। भैया कैथोड में नहीं, एनोड में ऑक्सीजन निकले, कैथोड में हाइड्रोजन। वेरी गुड। एनोड भैया क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड क्या बोलते हैं भैया, उसको हम लोग निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। और हमें मालूम है कि H2 पॉजिटिव होता है, तो भैया ये आ गया, तो कैथोड में H2 निकलेगी और तुम्हारा एनोड में क्या निकलेगा, आपका मतलब ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो अच्छा अगर तुमको फिर से ध्यान दो, अगर जैसे फिर से एक्सपेरिमेंट को ध्यान दो, हम लोग बिना अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको नहीं बताता हूँ कि ये कैथोड है कि एनोड है ना, जनरली तो हमें तो पता चल गया कि भैया ये कैथोड है ये एनोड है, सॉरी है ना, ये हमारा मतलब क्या कहते हैं, ये कैथोड है ये एनोड है। तो हमें कैसे पता चला कि हाँ यार ये कैथोड है ये एनोड है? ये देखकर कि आपकी जो गैसेस का रेशियो है वो कितना निकल रहा है। तो मुझे बताओ जो प्रोडक्ट में जो आपकी हाइड्रोजन गैस की जो टोटल नंबर ऑफ एटम निकल रहे हैं, जो ऑक्सीजन गैस के टोटल नंबर ऑफ एटम निकल रहे हैं, किसके ज्यादा निकल रहे हैं बताओ मुझे? भैया मास वाइज हाइड्रोजन के ज्यादा निकल रहा है। हाँ हाइड्रोजन के ज्यादा निकल रहे हैं। इसी वजह से जब तुम इसको, हाँ ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो कि 2:1 वाला मैंने पढ़ाया था कंसेप्ट, है ना। तो तुम ध्यान से देखो, जो बी पार्ट है, जो तुम्हारा कैथोड पार्ट है, उसमें देखो जल्दी जल्दी तुम्हारी हाइड्रोजन भरी जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस ज्यादा आ रही है ना। उसका अगर आप रेशियो देखोगे तो क्या होगा, उसका रेशियो लगभग 2:1 है। मतलब कि अगर हाइड्रोजन दुगनी रेट से निकल रही, अगर ऑक्सीजन एक रेट से निकल रहा, तो हाइड्रोजन दुगनी रेट से उससे निकल रही बाय वॉल्यूम, है ना, बाय रेशियो। तो ये है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कभी भी करोगे वाटर का, तो 2 वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन गैस का निकलेगा और 1 वॉल्यूम आपका ऑक्सीजन गैस का निकलेगा। हाइड्रोजन आपकी कैथोड में और ऑक्सीजन आपकी एनोड में, क्योंकि आपका ये जो ऑक्सीजन जो होता है
वो आपका होता है, क्या होता है बताओ, कैट आयन होता है एन आयन होता है, ये होता है आपका कैट आयन होता है, और ये क्या होता है आपका एन आयन होता है। तो ये कैथोड के साथ जाएगा और ये उसके साथ जाएगा, है ना। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया है ना। आ ये गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसको मैंने 3 बार पढ़ा दिया, ये चौथी बार और हो गया। ठीक है, आ जाओ। अब देखो एक और रिएक्शन है ना। इस रिएक्शन में हम लोग क्या करने वाले, कंपाउंड एक ले रहा है, NaCl ले रहा है। अब इस NaCl को हम लोग पानी में नहीं डाल रहे, ध्यान से देखो, लिक्विड स्टेट में नहीं डाल रहे। अगर NaCl को पानी में डाल देते तो यहाँ क्या लिखा होता तुम्हारा, NaCl एक्वस लिखा होता, है ना। लेकिन ये क्या है, NaCl लिक्विड, तो लिक्विड में कैसे किया, इसको हीट देके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। बाद में जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाई, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाओगे तो तुम्हारा Na एज अ सब्सटेंस निकलेगा और Cl2 एज अ गैस निकलेगी बाइंड प्रोडक्ट में। अच्छा मुझे बताओ, जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कैथोड दिया एक एनोड दिया। तो मुझे बताओ, अगर कैथोड तुम्हारा निगेटिव होता है, एनोड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि पॉजिटिव होता है ना। तो इस केस में मतलब कि कैथोड में क्या आएगा बताओ मुझे। एनोड नेगेटिव, एनोड बताओ। पॉजिटिव। तो भैया कैथोड में आएगा, नहीं Na, कैथोड में आएगा Cl2, एनोड में आएगा Na। Na है ना, कैथोड में क्या आएगा, Na आएगा, क्योंकि Na पॉजिटिव होता है ना, याद करो। Na क्या होता हाँ है, Na वही पॉजिटिव, तो कैथोड में आ गया, और एनोड में Cl2 आ गया, है ना। ये तो देखो ये रिएक्शन देखना। और अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है कि नहीं जरूरत होती है, मतलब कि एक तरीके से आयंस की जरूरत होती है। तो अगर मान लो कि मैं NaCl को ब्रेक कर दूं ना, ब्रेक कर दूं, लगातार उसको मेल्ट करता रहूं, है ना। तो ये देखो, अभी देखो टर्मिनल ऐड नहीं है ना। जैसे मान लो कि देखो, इसको टच कर लेंगे तो अब टर्मिनल ऐड हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो ये अभी मैं तुमको बताऊंगा जब मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहा हूँ कि देखो आयंस की जरूरत होती है, बिना आयंस की। ये चैप्टर नंबर 2 में भी आ गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट में, कि एसिड और बेस को अगर पानी मिला दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी बड़े आराम से फ्लो होती है। तो ये देखो, ये सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट डाला तो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो रही है, देखो टच कर रहा है, नहीं फ्लो हो रही है ना, नहीं फ्लो हो रही है। लेकिन जैसे ही आप उसको मेल्ट कर दोगे तो क्या होगा, Na पॉजिटिव अलग, Cl निगेटिव अलग। तो हमें तो भैया आयंस चाहिए, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, जो भी आयन मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। तो देखो जैसे जैसे वो लिक्विड फॉर्म में होने लगा, आयन बनने लगा, तो तुम देखो ध्यान से, बल्ब ग्लो करने लगा, ग्लो करने लगा। और जितना ज्यादा मतलब ये लिक्विड स्टेज में होगा, उतना ही ज्यादा मतलब कि जितने ज्यादा आयन होंगे, उतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी और अच्छे से फ्लो हो जाएगी। अगर मान लो इसमें कि हम तो सिंपल पानी डाल के घोल देते और फिर भी चालू कर देते, तो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती, फ्लो कर जाती। ये तो पहले मेरे को पता, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला कंसेप्ट आ गया भैया। आ गया, ठीक, वेरी गुड। ठीक ऐसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड कुछ नहीं होता। एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम को आप रख दो, हवा की प्रेजेंस में रख दो, तो हवा की प्रेजेंस में वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके वो बर्न हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख देते थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हो जाती थी। लेकिन अगर हमको कॉम्बिनेशन रिएक्शन फ्रिक्वेंटली तुरंत करना होता तो पेपर से रब कर देते। ठीक है, ऐसे तुम्हारे घर में अगर कभी भी एल्युमिनियम का अगर कोई दरवाजा होगा तो देखना धीरे धीरे करके ब्लैक कलर का होगा, तो वो कुछ नहीं हो गया होगा, उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर आ गई होगी। तो अगर मान लो कि उसी को मैं मेल्ट कर दूं और बाद में उसमें डिकम्पोजिशन करता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो मुझे Al मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में और तुम्हारी ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। ठीक इसी तरीके से तुम्हारी एक और रिएक्शन होती है जिसमें हम लोग मर्करी ऑक्साइड लेते हैं। मर्करी ऑक्साइड को डिकम्पोज करके, क्योंकि जो मर्करी सेकंड ऑक्साइड है ना, तुमको बाद में पता चलेगा जब हम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे तुम्हें, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में तुमको पता चलेगा एक सिनाबार नाम का एक वो होता है। ठीक है, सिनाबार क्या होता है तुमको पता चलेगा। ये जो सिनाबार होता है इसको ओर बोलते हैं, है ना, इस ओर से निकालेंगे। तो देखो मैग्नीश, ये मर्करी सेकंड ऑक्साइड है, जब इसको हीट करेंगे तो इससे ऑब्वियस ही बात है, मतलब क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन गैस निकलेगी और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मर्क्यूरी एक एज अ एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में मेरे को मिलता जाएगा। और मुझे अगर पता लगा ना कि ये ऑक्सीजन गैस है कि नहीं है, तो मैं इसको ऐसा करके ट्रैप कर सकता हूँ, है ना, क्या कर सकता हूँ, उसको ट्रैप कर सकता हूँ और एक तरफ पकड़ सकता हूँ। और बाद में मुझे कुछ नहीं करना, एक कैंडल स्टिक जलाऊंगा, उस ऑक्सीजन के अंदर गैस के अंदर डालूंगा, अगर गैस मेरे को इल्यूमिनेट होते हुए दिख गई तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा। ये देखो ना, जैसे इसको तुरंत तुरंत पकड़ लूंगा इसको, है ना, इसको हटाया, ये देखो तुरंत ऐसे डालूंगा, ये देखो जैसे डालूंगा वैसे ग्लो करने लगेगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया इसके अंदर जो गैस थी वो कोई और गैस नहीं, वो आपकी एक ऑक्सीजन गैस ही थी, है ना। तो पहले मेरे को बताओ, ये जो आइकॉनिक कंपाउंड एलिमेंट इसमें जो HGO और 2HG और O2 निकल कर आए, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया। आ गया। तो हमने हीट एनर्जी
और तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन दोनों कर लिया। अब एक और डिकम्पोजिशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब लाइट की प्रेजेंस पे हम लोग डिकम्पोज करते हैं किसी भी एक सिमिलर कंपाउंड को जो आपका रिएक्टेंट साइड में मतलब पाया जा रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड, कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। और अगर मान लो कि आप लाइट की प्रेजेंस में उसको रख दोगे ना, तो आपका एजी अलग हो जाएगा, सिल्वर सिल्वर अलग हो जाएगा, और क्लोरीन गैस अलग अलग हो जाएगी। और आपको मालूम है कि सिल्वर जब आप इसको देखोगे तो धीरे 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 आपको कैसा दिखेगा, आपको ग्रेइश रंग का दिखने लगेगा। इसी वजह से आपका जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, वो आपका मतलब क्या कहते हैं कि हमेशा ब्लैक कलर की बॉटल में आता है, कि ताकि आपकी जो व्हाइट लाइट है ना, लाइट अंदर आ ना पाए। जैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो, अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड है, हल्का सा व्हाइट कलर का दिख रहा है ना ये। फिर भी देखो हल्का सा तुम्हारा ग्रे हो ही गया है, क्यों, क्योंकि थोड़ी बहुत लाइट की प्रेजेंस आ ही रही होगी, है ना। ये अगर एक्सट्रीम डार्क होता है तो और व्हाइट कलर का हो जाएगा ये। तो पहले यूनिफॉर्मली इसको बिछा लो चारों तरफ, फिर देखो मैंने इसको धूप में रख दिया, और फिर कुछ देर के लिए छोड़ दो, 5 10 15 20 मिनट के लिए छोड़ दो। क्या होगा, तुम्हारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। और जैसे ही डिकम्पोजिशन होगा, आपको क्या ऑब्जर्व करने को देखने को मिलेगा, यार ये तो भैया आपका ग्रेइश रंग का हो गया, है ना, ये हो गया। तो जो ग्रेइश रंग का बचा, ये तो आपका सिल्वर सिल्वर बचा एक तरीके से, है ना। क्या है तुम्हारे, सिल्वर सिल्वर हल्का सा बचा। और इसी में मतलब क्या कहते हैं कि क्लोरीन गैस अगर ट्रैप्ड होगी तो ट्रैप्ड है, वरना वो क्लोरीन गैस येलो कलर की ग्रीन उससे बड़े आराम से निकल चुकी है। ये अगर आपको क्लोरीन गैस ट्रैप करना तो कुछ नहीं होता, आप इसी चाइना डिश के ऊपर आप एक मतलब क्या कहते हैं बीकर रख देते, तो वहां आपका वो ट्रैप हो जाता है, जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन को ट्रैप किया था। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये वाला। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना, ये पूछा जा सकता है। अब देखो इसी चीज से रिलेटेड तुम्हारा एक और कंपाउंड होता है जो कि वो बोलते हैं हम लोग AgBr बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। कैसा होता है, येलो कलर का एकदम होता है। और जब आप इसको डिकम्पोज करते हो लाइट की प्रेजेंस में, तो ये सिल्वर कलर का आपको मतलब Ag बना देता है, और आपका ब्रोमीन गैस को क्या कर देगा, निकाल देगा, है ना। जैसे इसको देखो, इसमें भी कैसा हो रखा है, थोड़ा पेल येलो टाइप का आपको दिख रहा होगा, है ना। इसमें कुछ इंप्योरिटीज भी हो रखी है, लेकिन आप इसको मतलब ब्रोमीन भी है ना, सिल्वर भी है, लेकिन और भी मेरे को हल्की फुल्की इंप्योरिटीज इसमें दिख रही है, जैसे फास्ट वगैरह दिख रहा है मेरे को, ये है। ठीक है, साफ नहीं किया। अब अगर मान लो कि इसको मैं रख दूंगा, है ना, 5 10 15 20 मिनट के लिए, तो धीरे 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 मेरे को पता चलेगा कि यार ये भी देखो कैसा हो गया, ग्रेइश व्हाइट हो गया। और जो ब्रोमीन जो गैस थी वो भी आपकी मतलब बड़े आराम से निकल गई। तो ये देखो ग्रे ग्रे है, और ग्रे ग्रे कलर का दिख रहा है ये, है ना। तो इसी वजह से ये जो तुम्हारा सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, ब्लैक कलर की बोतल में ही रखते हैं, कि ताकि ये तुम्हारा फोटो डिकम्पोजिशन ना हो, है ना। लाइट डिकम्पोजिशन बोल सकते हो, या तो आप इसको फोटो डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो, फोटो डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं ये है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये रिएक्शन। हाँ, आ गई, आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे बॉडीज में भी होती है ना। मैंने बताया था कि कैसे, अगर जैसे मान लो कि कोई फूड है, हाँ, अगर हम उसको खाते हैं, है ना, जैसे मान लो कि हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, तो हमारा अमाइलेज उसको ब्रेक डाउन करके मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी हम लोग व्हीट राइस पोटैटो कुछ भी खाते हैं जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च बेसिकली कुछ और नहीं होता है, वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो जब वो डिकम्पोज होता है तो वो तुम्हारा शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और उसको कन्वर्ट कौन कराता है, तुम्हारा एमाइलेज कन्वर्ट कराता है। तो ये जब तुम्हारा चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना, तुम्हारा लाइफ प्रोसेस, तब तुम्हें लाइफ प्रोसेस में तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाद में यही एमाइलेज भी फर्दर डिकम्पोज होता है, प्रोटीन भी डिकम्पोज होता है तो तुम्हारा इम्यूनो एसिड में, है ना। इस तरीके से तुम्हारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम्हारे बॉडी में भी लगातार चलते रहते हैं ये। तो पहले मेरे को बताओ, ये जो तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, जो कि जस्ट अपोजिट था तुम्हारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, उतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया फंडा? आ गया। आ गया। अब आओ 30 40 एमसीक्यूज कर लेते हैं।